नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी जेएनएन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बिल्कुल जी हाँ, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और पिछली अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका आगमन भी हुआ है। आगमन यानी आए हैं। बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए जल्द से जल्द लाइव आ जाइए, ज्वाइन कीजिए क्लासेस को। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जेन्युइन क्लासेस पर। पहला प्रश्न है, देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। पहला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी प्रश्न भाववाचक संज्ञा है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, दो प्रारूप है। पहला, या तो आप पहले भाववाचक जो संज्ञा शब्द है उनका चुनाव कर लीजिए, या जो आपके पास चार ऑप्शन है इन चारों ऑप्शनों में से जो शब्द भाववाचक संज्ञा से भिन्न है उन्हें हटा दीजिए, तो आपको पता चलेगा। देखिए, हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बालक, प्रीति, अनेकता। अब आपको पता है बालक जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा का है, भाववाचक संज्ञा का है क्या, नहीं है, वह भाववाचक संज्ञा का नहीं है। फिर है अनेकता, अनेकता है क्या, बिल्कुल अनेकता भाववाचक संज्ञा का शब्द है। फिर आता है प्रीति, प्रीति जो शब्द है यह शब्द गुण को बताता है। किसको बताता है, गुण को बताता है। तो यहां आपको पता चला कि आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है वह क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन है पशुता, पशुता भाववाचक संज्ञा का है, यह भाव को बताता है। पुस्तक, पुस्तक शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है, जातिवाचक शब्द है। जातिवाचक यहां आपने शब्द देखा, इसका मतलब यह ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है सभी शब्द। इस चीज का विशेष, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, है ना, कि सभी शब्द। नंबर 3 पर है आपके सौंदर्य, अपनापन, निपुण। सौंदर्य गुण है, सुंदरता, सौंदर्य अपनापन भाव है, लेकिन निपुण, निपुण क्या है, यह भी गुण है। इसका भाववाचक क्या होगा, निपुणता। क्या होगा, निपुणता। अर्थात हमारा ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। नंबर 4, ईर्ष्या एक भाव है, बचपन एक भाव है और नैतिकता भी क्या है, एक भाव है। तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 है इसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प संख्या 4, जिसमें ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अवस्था भी जिसके अंतर्गत आती है, बचपन एक अवस्था है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, नहीं। गुण दोष, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर भाव भी आ सकता है। अब आप कहेंगे कि सर गुण दोष तो विशेषण में आते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन देखना, ऑप्शन देख करके हमें क्या लिखना है, उत्तर देना है। गुण दोष बिल्कुल आप यहां पर इसको सही करेंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में गुण और दोष से संबंधित शब्दों का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दिशाएं नहीं और आभूषण नहीं। समझ में आया। अगर यहां आपको भाव दिया गया है तो फिर आप भाव को पहली प्राथमिकता देंगे। प्रश्न अगला, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है, यानी धोखा जो शब्द है इसमें संज्ञा का कौन सा रूप है। देखिए, पहला ऑप्शन है हमारे पास भाववाचक, दूसरा है समुदायवाचक, तीसरा है जातिवाचक और नंबर 4 पर है व्यक्तिवाचक। हम व्यक्तिवाचक से शुरुआत करते हैं। क्या धोखा किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है, नहीं है। जाति, धोखा किसी जाति विशेष को, किसी समूह विशेष को दर्शाता है क्या, नहीं है। समुदाय जो जाति का ही एक अलग रूप है, एक पार्ट है, क्या समुदाय को बताता है, नहीं बताता। धोखा क्या बताता है, भाव को बताता है। किसको बताता है, भाव को बताता है। इसलिए आपके इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगा। यानी धोखा जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा निहित है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहां पर कर देता हूं दोस्तों। देखिए, हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं, तो संज्ञा की परिभाषा क्या आती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नाम को, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि के नाम को
संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों यह परिभाषा आप कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ी है इसको, ठीक है, क्योंकि विकारी शब्द अविकारी का टॉपिक होता है। अब यह एक ऐसी परिभाषा है जिसके अंदर संपूर्ण संज्ञा आ जाती है, संपूर्ण संज्ञा का टॉपिक आ जाता है, और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से और समझिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझिएगा, किसको? व्यक्ति को नहीं कहेंगे, व्यक्ति के नाम को कहेंगे। वस्तु को नहीं कहेंगे, वस्तु को जो नाम दिया गया है वह नाम संज्ञा है। किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे, किसी भाव को संज्ञा कहेंगे, किसी जाति को संज्ञा कहेंगे। यानी कि किसी का नाम राम है तो वह व्यक्ति संज्ञा नहीं है, उसको जो नाम दिया गया है वह क्या है? संज्ञा शब्द है। समझिएगा, और यहीं पे यह चीज आपकी क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। यानी कि किसी भी टॉपिक की जो परिभाषा होती है उसमें उसका संपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? क्या है? पुरुषवाची। अब पुरुषवाची के आप देखिए, समझिएगा, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है दोस्तों, यह 3 भागों में बांटा गया होता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया होता है। सबसे पहले कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। उसके बाद कौन सा आता है? मध्यम। उसके बाद कौन सा आता है? आपके अन्य पुरुष। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसका उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है? आप ही देंगे अभी इसका आंसर। कैसे? उत्तम कौन होता है? हम। यानी कि जो बोलने वाला है, बोलने वाला अपने लिए जितने भी प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे सभी किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। बोलने वाला यानी अपने लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उत्तम पुरुष में आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। हम बोल रहे हैं तो कोई हमें क्या करेगा? सुनेगा। मैं बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो आपके लिए मेरे द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वे कौन से होंगे? मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए। किसके लिए? सुनने वाले के लिए। अन्य पुरुष, आप और हम जिस किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं और उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुष में। किस में आएंगे? अन्य पुरुष में। तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे के लिए। अब देखिए, हम किसके लिए प्रयोग होता है? स्वयं के लिए होता है। तुम सामने वाले के लिए, ये, वे और मैं। समझना, तुम हम किसके लिए? स्वयं के लिए या समूह के लिए? तुम सामने वाले के लिए, ये किसी अन्य के लिए, वे किसी अन्य के लिए, मैं स्वयं के लिए। यानी पुरुषवाचक के तीनों भेद इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? देखो, अब ऑप्शन नंबर 2 भी देखते हैं। आप, ठीक है, कुछ क्या स्वयं के लिए प्रयोग लेते हैं, सामने वाले के लिए लेते हैं, अन्य के लिए लेते हैं? नहीं। यानी कि ये ऑप्शन आपका यहीं क्या हो गया? गलत हो गया। नंबर 3, जो का प्रयोग होता है क्या कहीं पे? अपने लिए, सामने वाले के लिए, किसी अन्य के लिए नहीं होता। तो ये आंसर भी हमारा यहां पे रॉन्ग हो गया। मैं, तुम, आप, यहां तक ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या आ गया? किसी नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये अनिश्चितवाचक में आएगा, ठीक है? तो इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेदों का जो सर्वनाम शब्द है वे किसमें मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 में। और पूछा क्या गया है? सभी सर्वनाम पुरुषवाची है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा बच्चों? पहला, नंबर 1, जिसमें सभी सर्वनाम शब्द कौन से हैं? पुरुषवाची हैं। कौन से हैं? सभी सर्वनाम शब्द पुरुषवाची हैं। समझ में आया आप सभी के? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखो दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार के प्रश्न अत्यधिक मात्रा में पूछे जाने लगे हैं कुछ वर्षों से। यानी कि आपको केवल उदाहरण देखना ही नहीं कि उदाहरण देख लेना ही, अब परिभाषाओं से
और तार्किक रूप से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। इसीलिए आपके सामने ऐसे प्रश्न लाए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी प्रॉपर हो। जेन्युइन क्लासेस आपके लिए है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? गलत है। प्रश्न को पूरा पढ़ना सीखिएगा। कौन सा कथन गलत है? प्रश्न में बहुत सी बात दे दिया जाता है, नहीं है, आप नहीं पढ़ते और सीधा आंसर कर देते हैं। तो इसी गलती ना करें, प्रश्न को पूरा पढ़े कि क्या पूछा जा रहा है। देखिए इसका पहला ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है। दोस्तों मैं आपको बता दूं विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के अनुसार क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। यानी कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार वे अपने आप में परिवर्तन कर ले। क्या कर ले? परिवर्तन कर ले। तो वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी। यानी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए क्या कहलाएंगे? विकारी। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है ना? गलत नहीं है, ये ऑप्शन सही है कि हाँ ऐसा होता है। अगला है विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी है। क्या बोल रहा है ये? विशेषण और क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। तीसरा ऑप्शन है अविकारी शब्दों को अवयवी भी कहते हैं। दूसरे प्रश्न पे हम आएंगे अंत में, पहले हम तीसरे पे चलते हैं। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। बिल्कुल, अविकारी शब्द का दूसरा नाम जो है वह अव्ययी ही है। क्या है? अव्ययी है। यह भी क्या है? सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं। बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? सकर्मक है और अकर्मक है। कौन है? सकर्मक और अकर्मक। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। अब हम वापस अपने ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं। यह क्या कह रहा है? विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। ध्यान देना दोस्तों, केवल क्रिया विशेषण ही अविकारी शब्द है, विशेषण अविकारी शब्द नहीं है। विशेषण तो विकारी शब्द है क्योंकि विशेषण अपने आप में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। क्या कर लेता है? परिवर्तन कर। विद्वान से विद्वता हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना। सुंदर से सौंदर्य हो जाता है, सौंदर्यता हो जाता है, वह अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह कथन बिल्कुल गलत है। समझ में आया सभी बच्चों के? चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीएसटीसी और पीटीईटी का जो कोर्स है जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन दे रही है आपको मात्र 399 रुपए में। मात्र 399 रुपए में, जहां आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, अपलोडेड और लाइव क्लासेस मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, सब कुछ और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जल्द से जल्द बिना समय गवाए ज्वाइन कीजिए जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन। उसका अगर उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहां हम मिलेंगे पूरे सेटअप के साथ, पूरे कंटेंट के साथ, और ऐसा कंटेंट जो आपको परीक्षा में 100% सफलता दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए, ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? ललित आम खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? क्रिया का रूप पूछ रहा है। सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्रिया का रूप पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कि क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, पहला है अकर्मक, दूसरा है प्रेरणार्थक, तीसरा है पूर्वकालिक और नंबर 4 पर है सकर्मक। अब देखिए हम चारों को आपको समझा देते हैं पहले, ताकि फिर आंसर आप ही दे देंगे, यहां पे आवश्यकता ही नहीं होगी अगर आपने समझ लिया है तो। देखिए, ललित आम खाता है, सबसे पहले अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है बच्चों? कर्म नहीं होता। अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो वह क्या कहलाएगा? अकर्मक। ठीक है, ललित आम खाता है। अब देखिए इस वाक्य में ललित तो क्या है? कर्ता। खाता है क्या है? क्रिया। खाता है क्या हो गई? क्रिया हो गई। शेष क्या बचा? आम। तो कर्ता के द्वारा क्रिया कब संपन्न की जाती? जब कर्म हो। जब कर्म हो। आम क्या है? कर्म। तो अकर्मक क्रिया हुई क्या? नहीं हुई, क्योंकि इसमें कर्म क्या है? निहित है। इसका एक बहुत अच्छा सा रूल भी है कि यहां पर क्या से प्रश्न बना लो, जैसे कि ललित क्या खाता है? ललित क्या
खाता है। प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि आपको ललित क्या खाता है? ललित आम खाता है। उत्तर मिला तो उत्तर मिला, अर्थात यह अकर्मक क्रिया नहीं है। अगर उत्तर मिलता है तो वह कौन सी होती है? आपके सकर्मक क्रिया। क्या होगी वह? आपके सकर्मक क्रिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेरणार्थक की भी। प्रेरणार्थक इसमें प्रेरणा दी हुई है। ललित आम खाता है, इसमें किसी प्रकार की प्रेरणा है, किसी के द्वारा कहा गया है, वह सेल्फ है, अपने आप खा रहा है। ठीक है। अगला पूर्वकालिक क्रिया। क्या यह पहले क्रिया हो रही है? नहीं, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। ललित आम खाकर सो गया, ललित आम खाकर सो गया, तो यहां पे खाकर, आम खाकर जो है ना, खाकर, वह क्या हो जाएगा? आपके पूर्वकालिक क्रिया हो गई, क्योंकि दो क्रिया हो रही है और दो क्रिया में पहले खाने की हो रही है, दूसरी सोने की हो रही है, तो जो पहले हो रही है वह कौन सी है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो यह आंसर भी आपके रॉन्ग है, यह भी रॉन्ग है और यह भी रॉन्ग है। राइट आंसर इज, जो सही उत्तर है आपका वह क्या है? सकर्मक क्रिया। क्या है वह? आपके सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपने सुना होगा ये आजानुबाहुज, है ना? सुना है ना आजानुबाहु, है कि नहीं? तो देखिए, लंबे हाथ वाले के लिए, जिसके हाथ छोटे हो, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो और जिसके हाथों में यश हो। देखिए, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो उसे क्या कहा जाता है? आजानुबाहु। और आजानुबाहु किसको कहा गया है? भगवान श्री राम को कहा गया है। किसको कहा गया है? भगवान श्री राम को कहा गया है, क्योंकि उनके हाथ उनके घुटनों तक पहुंचते थे। ठीक है। और ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं वो तीर चलाने में इनमें बहुत पारंगत होते हैं। ठीक है। तो प्रश्न इसका जो आंसर है वह है, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो वह क्या कहलाएगा? आजानुबाहु, है ना? आजानुबाहु सर चापधर, है ना? पढ़ा होगा आपने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? आपके सामने प्रश्न है, तुलसीकृत सामासिक पद में कौन सा समास है? करण, कर्म, संप्रदान या अपादान? करण, कर्म, संप्रदान या अपादान, कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान या अपादान? अब देखिए, सबसे पहले आपको इसका समास विग्रह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समास विग्रह। देखिए, तुलसीकृत, ये हमारा प्रश्न है, तुलसीकृत। ठीक है बच्चों, इसका समास विग्रह क्या होगा? तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, या लिखा हुआ या निर्मित। ठीक है, तुलसी के द्वारा कृत। अब देखिए, जो समास होते हैं वह कारक चिन्हों के आधार पर चलते हैं। किसके आधार पर चलते हैं? कारक चिन्हों के आधार पर चलते हैं। अब देखिए, हम यहां पर कारक चिन्ह करण, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसका क्या है? कारक चिन्ह क्या है? से और के द्वारा, के द्वारा। ठीक है। कर्ता ने कर्म को, इसका कारक चिन्ह क्या है? को। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए होगा, अपादान में से होगा, है कि नहीं? अब आपको यहीं पे आंसर मिल गया है ना? इसका प्रयोग कहां हो रहा है दोस्तों? यहां पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? के द्वारा। अर्थात यह तत्पुरुष समास तो है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? करण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। यह इतना डीप भी जा सकता है, यह ध्यान रखना। वह सीधा नहीं पूछेगा आपको सीधा नहीं पूछेगा कि निम्न में कौन सा समास है, चार ऑप्शन देगा, तत्पुरुष है, अव्ययी है, बहुब्रीहि है या द्विगु है। नहीं, वह तत्पुरुष के भी भेद पूछ सकता है आपको। तो आपको इस आधार पर प्रिपेयर होना चाहिए। यह प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तुलसीकृत वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर एक ने जूते पहन रखी है, इस वाक्य में अशुद्धि है। हर एक ने जूते पहन रखी है, वाक्य में क्या है? अशुद्धि है।
देखिए, रखी है, पहन, ये देखो, हर एक ने जूते क्या होगा, पहन रखे हैं होगा ना, क्या होगा, पहन रखे हैं, रखिए नहीं होगा ना, तो पहले तो यहां पे क्या आएगा, रखे हैं। अब रखी और रखे में क्या फर्क है? जूते पहन रखे हैं, हर एक ने, वहां क्या है, वो बहुवचन है, तो जैसा बहुवचन है वैसे क्या होगा, क्रिया जैसा वहां यहां पे, तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपके, वचन संबंधी अशुद्धि। कौन सी हो जाएगी आपके, वचन संबंधी अशुद्धि, क्योंकि रखी एक में आएगा और रखे बहुवचन में आएगा, है ना, रखी तो एक के लिए है ना, और रखे बहुवचन के लिए, तो यहां ये कौन सी अशुद्धि है आपकी, वचन, वर्तनी की अशुद्धि है क्या, कहीं पे नहीं है। लिंग संबंधी अशुद्धि है क्या, नहीं है। वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है क्या, नहीं है। इसका विशेष आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखो अशुद्धि से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। कमल के समान नयन में समास है, कमल के समान नयन में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधार्य। देखिए दोस्तों, इसको समझना, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधार्य समास है। अब देखना, अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला जो शब्द है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, पहला शब्द, पहला शब्द क्या होता है, अव्यय होता है ना, कमल के समान नयन, ठीक है, क्या होता है, कमल के समान नयन। अब यहां देखिए के समान आ गया, क्या आ गया आपके यहां, के समान, यानी क्या बता रहा है, समानता बता रहा है, क्या बता रहा है, समानता बता रहा है। और समानता कौन से समास में बताई जाती है, आपको पता है ना, उपमेय, उपमान और समानता किसमें बताई जाती है, कर्मधार्य में, ठीक है। तत्पुरुष के समान कोई कारक चिन्ह है क्या, नहीं है। द्वंद्व, द्वंद्व में और का आता है, ये समास विग्रह दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, समास नहीं है, समास विग्रह है। जैसे संधि और संधि विच्छेद होता है वैसे समास और समास विग्रह है। उसने समास विग्रह से प्रश्न पूछ लिया, वह इतना डीप गया है। देखिए क्या होगा, कर्मधार्य, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान होते हैं, उपमेय उपमान होते हैं, ठीक है। कमल के समान नयन, यानी नयन जो नेत्र है उनकी तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, तो विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान इनमें है, इसमें क्या है, उपमेय उपमान है, इसलिए कौन सा होगा ये, कर्मधार्य। द्वंद्व नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व में और आता है, अथवा आता है, तो वहां ये जो चिन्ह नहीं है। तत्पुरुष का कोई कारक चिन्ह नहीं है इसमें, और अव्यय भाव समास बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अव्यय होता है, इसमें अव्यय शब्द कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत एक देश का नाम है, यह हो गई आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो गई, व्यक्तिवाचक। लड़का, लड़का क्या है, व्यक्तिवाचक है क्या, लड़का लड़की समूह को बताता है, जातिवाचक, किसको बताता है, समूह को। कायर गुण को बताता है, किसको, गुण को। और मित्रता किसको बताती है, हम सबको मित्रता का भाव रखना चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए, भाव कर रहा है ना, क्लियर, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा, क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, मित्रता होगा, क्या होगा, सही उत्तर आपका मित्रता होगा। अगला देखिए, शिव का विशेषण है, शिव शब्द दिया गया है आपको, शिव शब्द दिया गया है, और शिव शब्द कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसका विशेषण पूछा है। शिवेश, शंकर, शिव या शिवालिक। देखिए, शिव को मानने वालों का जो संप्रदाय है वह क्या कहलाता है, शैव संप्रदाय। तो यह क्या होगा, इसकी विशेषता हो गई, क्या होगी दोस्तों, विशेषता। विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, है क्या नहीं, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, हम क्या कहते हैं, अरे वो तो वैष्णव है, वह तो शैव है, अर्थात वो विशेषता है उसकी, वह क्या, उसकी विशेषता। तो
शिव का विशेषण रूप क्या होगा दोस्तों? शेव होगा। क्या होगा? शेव होगा। हम बोलचाल की भाषा में, सामान्य जीवन में भी इनका बहुत प्रयोग करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो वहीं से हमें बहुत सारे इनके उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? सॉरी। खर का पर्यायवाची शब्द होगा। खर का पर्यायवाची शब्द होगा। देखिए, खरगोश, शशक, मूर्ख या गधा। देखिए, खरगोश नहीं होगा, शशक नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा। पर्यायवाची पूछा है तो पर्यायवाची खर का क्या होता है? गधा होता है। क्या होता है? गधा या गर्दभ। गधा की जगह गर्दभ भी आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? सही होगा, क्योंकि खर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गधा। क्या होता है? गधा। ठीक है। पर्यायवाची शब्द रोजाना के 5 से 10 पर्यायवाची शब्द याद करें। देखो दोस्तों, परीक्षा की तैयारी करने का तरीका बता रहा हूं, क्लास में ध्यान से सुनने का, क्योंकि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है ना, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। अब ये बहुत सारी संख्या में होते हैं, इनको कैसे याद करें? तो याद करने का सबसे सरल तरीका है, एक साथ तो 56 भोग की थाली आपके सामने रखेंगे तो खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा, आज ये आज वो, आज ये, होगा कि नहीं होगा? इसीलिए रोजाना के चाहे 2 ही याद करो, चाहे 5 ही याद करो, लेकिन 5 को याद करो। महीने के कितने होते हैं? 150 होते हैं। कितने होते हैं? 150 होते हैं। 150 पर्यायवाची, 150 विलम्ब शब्द। हुए कि नहीं हुए? तो तरीके से पढ़ाई करो, बिल्कुल मजा आएगा और प्रश्नों के उत्तर भी आप देने में बहुत ही खुश रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अथ का विलोम है। अथ शब्द का विलोम है अंत, इति, अर्थ या अध। अब आपको बताता हूं, अर्थ का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ। अर्थ बता रहा हूं। अब जिसको पता है वो क्या करेगा शुरू में? अरे प्रारंभ का तो क्या होगा? आंसर मिलने लग गए। अंत नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा? इति। क्या होगा? इति। क्योंकि अथ के साथ इति का प्रयोग होता है, अंत, प्रारंभ के साथ अंत। प्रारंभ का विलोम शब्द क्या होगा? अंत होगा। और अथ का क्या होगा? इति। अर्थ एक ही दे रहे हैं लेकिन शब्दों के साथ प्रयोग भी तो होते हैं ना। तो अथ का क्या होगा? इति, क्योंकि इति का अर्थ क्या होता है? अंत। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, अथ। अथ का क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्रारंभ। और इति का क्या अर्थ होता है? समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। अगर आप बच्चों ने, किसी ने रामायण पढ़ी हो या कोई ऐसा ग्रंथ या ऐसा कोई स्रोत पढ़ा हो जिसके अंतर्गत संस्कृत में हो, तो उसका प्रारंभ होगा अथ श्री। अथ श्री रामायण कथा आता है, सुना है। और जब अंत होगा इति श्री, है ना। इति श्री का मतलब पढ़ते हैं ना, इति श्री। इति श्री का मतलब क्या होता है? समाप्ति। और इति के साथ श्री लगता है तब अलग मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, शब्दों का खेल है पूरा हिंदी के अंदर, विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस काम की इतिश्री कर दो, अच्छे से समाप्ति कर दो, है ना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न है आपके, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और नंबर 4 पर है आपके 5। ठीक है, देखो दोस्तों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर क्या है आपके? 3। पहला है आपके कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है आपके भाववाच्य। प्रश्न पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखें, वाच्य को वाच्य ही पढ़े, वाक्य ना पढ़े, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होने से उत्तर भी चेंज हो जाएगा, है ना। वाच्य 3 होते हैं, कृत, कर्म और भाववाच्य। ठीक है। इनके बारे में पूरी जानकारी JN1 एप्लीकेशन पर दी गई है, कंटेंट में दी गई है, क्लास में दी गई है, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अब तक जो भी टॉपिक पढ़ा है उनको बहुत विस्तार से वहां पे दिखाया गया है, पढ़ाया गया है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप जल्द से जल्द क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि अब समय बहुत नजदीक है परीक्षा का, आपको रिवीजन भी करना होता है। ठीक है ना बच्चों। अगला देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे आप? अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम या इनमें से कोई नहीं। अद्भुत कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे, अनुपम कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे। देखो दोस्तों, अद्भुत, अद्भुत तो क्या हो गया?
नजारा हो गया, अरे अद्भुत, आपने कहीं सिनहरी देखी, कोई अच्छा सा सनसेट देख लिया, कुछ भी देखा, वह क्या होगा? अद्भुत, है ना। अभूतपूर्व, पूर्व का मतलब पहले, अभूत नहीं हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, आपका आंसर क्या हो गया? अभूतपूर्व। अनुपम, देखने में बहुत सुंदर हो, वह क्या हो गया? अनुपम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अनुपम होगा, अद्भुत नहीं होगा, अनुपम। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे? ऑप्शन ए देखते हैं, जो पहले कभी नहीं हो, अद्भुत, अरे कहते ना, अरे अद्भुत नहीं। आपको वहां अपना लॉजिक नहीं लगाना, आपको देखना है कि शब्द का अर्थ कहां बैठ रहा है। यही एक अच्छे परीक्षार्थी के लक्षण है कि वह प्रश्न को पूरा पढ़ता है। यह नहीं प्रश्न पढ़ा और पहला उसको लगा, नहीं, प्रश्न को पूरा पढ़ना जिसने सीख लिया है वह अपने कम से कम 10 से 5 प्रश्न, 5 से 10 प्रश्नों को गलत होने से रोक लेता है। ठीक है। देखिए अगला, बिना घर का, जिसके घर नहीं हो। अब आप बिना घर का देख करके फटाफट क्या कर देंगे? उसको अनाथ पे करेंगे, नहीं। जिसके माता पिता नहीं हो वह होता है अनाथ, जिसका घर नहीं हो वह क्या कहलाता है? अनिकेत कहलाता है। क्या कहलाता है वह? अनिकेत कहलाता है। आपको कैसे अनिकेत कैसे? निकेतन, निकेतन का अर्थ क्या जानते हो आप? निकेतन का अर्थ क्या होता है? घर। घर का पर्यायवाची तो है निकेतन, है कि नहीं? तो आ लगने से, आ उपसर्ग लगने से क्या हो गया? नहीं, नकारात्मक रूप से। तो बिना घर का, जिसके घर नहीं हो वह क्या कहलाएगा? अनिकेत। क्या कहलाएगा? अनिकेत कहलाएगा। अनाहत, अनिग्रह, ठीक है, क्या कहलाएगा वह? अनिकेत कहलाएगा, अनाथ भी नहीं कहलाएगा। क्योंकि आपको दिए ही यह जाते हैं कि पहला ऑप्शन ही वो जाता है जो उससे हल्का सा रिलेटेड हो। क्या हो? हल्का सा रिलेटेड हो। और आप फिर क्या करते हैं कि भावनाओं में बह करके उसको राइट नहीं, बिल्कुल प्रश्न को पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। ये कभी ना भूले कि जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं बच्चों, उसके लिए आपने 2.5 3 4 महीने बहुत मेहनत की है, समय दिया है, बहुत सी अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, बाहर घूमना हो, खेलना हो, कहीं फैमिली के साथ जाना हो, बहुत सी चीजों का त्याग किया है। तो उन 2.5 3 घंटों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दीबाजी हो जाए, ठीक है। और इतना ये भी नहीं होना चाहिए कि आराम से पढ़ते ही रहे, नहीं, एक मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट आपके पास अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। क्या बच्चे को काटा जाएगा? नहीं, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। फिर यहां क्या बोल दिया? बच्चे को काट कर, बच्चे को काटा गया? नहीं, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह क्या होगा? आपके शुद्ध वाक्य होगा। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, यह क्या होगा? गलत। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, ये भी क्या होगा? आपके गलत। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह आपके क्या होगा? शुद्ध रूप होगा। किसका? इस वाक्य में, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या होगा? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। अगला प्रश्न और है, अभी है प्रश्न, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है भेद खोलना। इसका आप अनेक बार प्रयोग करते हो, है ना। मारवाड़ी में भी बोल जाते हो, आज तो मारो माथो ठनक रहे हो, बोलते हो कि नहीं बोलते? अब उसका अर्थ क्या होता है? भेद खोलना, भय से घबरा जाना, शक होना या पराजित होना। माथा ठनकना क्या होता है? मेरा तो माथा ठनक गया सुनते ही। भय से घबरा जाना, क्या होना? भय से घबरा जाना। क्या होगा दोस्तों? भय से घबरा जाना। आगे देखिए, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। गागर कहते हैं मटकी को। किसको कहते हैं? मटकी को। गागर किसको कहते हैं? मटकी को। तो गागर में सागर, यानी एक मटकी में क्या सागर भरा जा सकता है क्या? असंभव कार्य है। लेकिन इसका जो यहां अर्थ क्या होगा? संक्षेप में गहरी बात करना, छोटी बात करना। छोटे का मतलब कम शब्दों में, लेकिन बात ऐसी कहना कि वो पूरा सार बता जाए। क्या बता जाए? पूरा सार बता जाए। इसका क्या होगा आपका? संक्षेप में गहरी बात कर जाना। एक मटकी में सागर नहीं समा सकता, नहीं समा सकता ना, लेकिन उस मटकी को क्या पता है? गहरी छोटी बात, सॉरी छोटी वस्तु है, लेकिन उसमें गहरी बात, ऐसी बात जो समुद्र के समान बड़ी हो। तो इसमें क्या होगा? संक्षेप में गहरी बात कर जाना। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास थी
हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम आगे भी ऐसी क्लासों में मिलेंगे। मैं आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूं सभी बच्चों को, जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन बीएसटीसी और पीटीटी 2024 के लिए आपके साथ है। आप जाइए जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन पर, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और मात्र 399 रुपए में आपको यह कोर्स दिया जा रहा है। आप सब भी समझते हैं आज एक मोबाइल का रिचार्ज भी कम से कम 299 399 का होता है। उस प्राइस में आपको यह कोर्स जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन अरविंद सर के द्वारा दिया जा रहा है और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। पूरा जो फैकल्टी है वो बहुत बेहतरीन है, वो आपको लाइव क्लासेस में पता लग ही रही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जल्द से जल्द बिना देरी किए, क्योंकि एग्जाम पास में आने वाला है, प्ले स्टोर पर जाइए, जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से ये कोर्स परचेज कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ में जुड़ने के लिए। हम मिलते रहेंगे सभी एक साथ। राधे राधे, धन्यवाद।